हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करना चाहता हूं और साथ ही साथ अपना ज्ञान आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि आप लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं या मैं बोलूं इस वीडियो को देख रहे हैं, अतः मेरा ये मानना है कि आप लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं प्रयास करूंगा कि ज्योतिष को सरल से सरल भाषा में आप लोग तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाएं और अपने जीवन में हो रही घटनाओं से उसको रिलेट कर पाएं। आप ये जान पाएं कि ये घटनाएं आपके साथ क्यों हो रही हैं, इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो वो कौन कौन से कार्य या इवेंट है जिन्हें हमें करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए। इसी तरह के बहुत से टॉपिक्स पर हम अपने इस चैनल में वार्तालाप करेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाकर, जिससे कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि ज्योतिष क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है, साथ ही साथ हमने जाना कि उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने ये भी देख लिया कि ज्योतिष का इतिहास और उसका आरंभ कैसे हुआ, वैदिक ज्योतिष क्या है और वेद क्या है, इस पर भी हमने एक नज़र मार ली है। अब हम आगे देखेंगे कि ज्योतिष के आधार स्तंभ क्या हैं और उसके आगे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं ज्योतिष के पिलर्स पर, या हम बोलें कि ज्योतिष के आधार स्तंभ। मेरा मानना है कि ज्योतिष के दो आधार स्तंभ हैं, एक गणित दूसरा फलित। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ज्योतिष के आधार स्तंभ ग्रह, नक्षत्र और राशियां हैं, जो कि मुझे पर्सनली ज्योतिष के आधार स्तंभ ना लग के कुंडली के आधार स्तंभ लगते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ज्योतिष के दो आधार स्तंभ मैं मान के चलता हूँ, वो है एक गणित दूसरा फलित। गणित के अंतर्गत आते हैं सिद्धांत, तंत्र और करण, और फलित के अंतर्गत आते हैं संहिता, होरा, प्रश्न, मुहूर्त और ताजिक। गणित ज्योतिष के अंतर्गत हम बोलते हैं कि ज्योतिष में गणित का बहुत ज़्यादा यूज है और उसके बेसिक फंक्शन से लेके डिफ़िकल्ट फंक्शन और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज हुआ है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, या हम कहें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा इसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड अर्थमेटिक के बहुत बड़े बड़े फार्मूले का भी यूज होता है, जिसके आधार पर हम ये गणना करते हैं कि कौन सी तिथि कब है। इट मीन्स वी कैन से तिथि, मास, इन सब का गणना जो है, या कैलेंडर, पंचांग, इन सब की गणना जो है वो ज्योतिष के गणित सिद्धांत के अनुसार करते हैं। इस पिलर के अनुसार ज्योतिष में गणित का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और ऋग्वेद में जैसा कि हमने देखा पहले, गणित ज्योतिष ही ज़्यादा यूजफुल थी या ज़्यादा यूज की जाती थी। फलित ज्योतिष का विकास धीमे धीमे बाद में हुआ है। गणित ज्योतिष से ही हम कुंडली बनाना, पंचांग की गणना, मास की गणना, पृथ्वी और सूरज या डिफरेंट ग्रहों के बीच में क्या डिस्टेंस है, इन सब की गणना की जाती है। ग्रहों की चाल, उनकी चाल कितनी है, क्या है, उनकी आपस की दूरी, उनकी स्थिति आकाश में कहाँ है, मीन्स किस डिग्री पर कौन सा ग्रह है, ये सब कुछ ज्योतिष के गणित स्तंभ के आधार पर ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष के फलित स्तंभ की। फलित स्तंभ का मतलब है कि ग्रहों की दशा, उनकी स्थिति और परस्पर दूरी को देखकर प्रिडिक्शन करना, फल कथन कहना। तो फलित ज्योतिष के अंदर हम फल कथन को कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर गणित ज्योतिष का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। फलित ज्योतिष गणित और फलित दोनों का मिश्रण है। संहिता के अंतर्गत ग्रहों की दशा, उनकी स्थिति को देखकर फल कथन कहा जाता है, और साथ ही साथ कर्मकांड के द्वारा ग्रहों को शांत करने की विधि भी बताई जाती है। इन सभी पक्षों का अध्ययन जो है वो संहिता फलित ज्योतिष में किया जाता है। नेक्स्ट होरा। होरा जो है वो संपूर्ण रूप से जातक की कुंडली पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे जातक शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें भी संहिता की तरह ग्रहों की चाल, उनकी एक दूसरे से दूरी
और उनकी स्थिति के बेसिस पे फल कथन कहे जाते हैं। इसके आधार पर व्यक्ति का बचपन कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी वेल्थ कैसी रहेगी, शिक्षा, उसका परिवार, परिवार में माता पिता भाई बहन संतान, उसका विवाह कैसा होगा, विवाह के उपरांत उसकी स्थिति कैसे होगी, कौन कौन से लोग उसकी शत्रु होंगे और शत्रुता का कारण भी क्या होगा, उसका भाग्य कैसा रहेगा, उसका व्यवसाय कैरियर कैसा होगा, वो किस चीज़ में बिजनेस करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट, उसे किस तरह के रोग हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो होरा शास्त्र के अनुसार देखा जाता है। तो होरा शास्त्र एक छोटा मोटा शास्त्र नहीं है, अगर इसका प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया जाए तो ये बहुत बड़ा और विशाल शास्त्र है जिसमें गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद थर्ड है प्रश्न। प्रश्न ज्योतिष जो है वो भी एक बहुत ही अद्वितीय और आश्चर्यचकित करने वाला ज्योतिष है। इसमें क्या होता है कि जातक की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और कुंडली नहीं होती है, तो इसमें वर्तमान समय के आधार पर जातक की कुंडली बनाई जाती है। उसके आधार पर कुछ उसकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो इसमें कुंडली ना होते हुए भी हम जातक जातक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है मुहूर्त। मुहूर्त के आधार पर या हम कहें कि इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कौन सी तिथि अच्छी है या खराब है, कौन सा समय अच्छा है या खराब है। अच्छा और खराब से मतलब है शुभ अशुभ। हर एक इंसान चाहता है कि वो जो भी काम करे वो सक्सेसफुल रहे उस काम में। तो सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे एक सही और शुभ समय पर किया जाए या शुभ समय पर स्टार्ट किया जाए। अगर उस काम को एक अशुभ समय पर किया जाएगा तो उसको कंप्लीट करने में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे और हो सकता है उसका जो रिजल्ट है वो भी वैसा ना रहे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मीन्स मन वांछित फल ना रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानें कि वो कार्य हमें कब करना चाहिए स्टार्ट, जिससे कि उसके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएं। और ये सब कुछ हम मुहूर्त के थ्रू करते हैं। मुहूर्त ज्योतिष में हम किसी भी काम को करने का शुभ अशुभ समय निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम जातक को सजेस्ट करते हैं कि ये काम आपको कब करना चाहिए। इसके साथ साथ मुहूर्त ज्योतिष में किसी भी जातक का जीवन यापन करने के लिए सारे कार्यों का वर्णन होता है, मीन्स उसे कब कौन सी पूजा करनी चाहिए, पूजा करने का सही टाइम क्या है, त्यौहार जो हमारे हिंदू धर्म में होते हैं उस उन त्योहारों को भी सेलिब्रेट करने के लिए भी तिथि और मुहूर्त का ही वेट किया जाता है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कभी कभी होता है कि कोई भी त्यौहार 2 दिन पड़ जाता है। वो 2 दिन क्यों पड़ता है? वो शुभ मुहूर्त के बेसिस पे पड़ता है, किस तिथि पे स्टार्ट होना है, किस तिथि पे ख़त्म होना है। तो यहाँ पर मनुष्य के जीवन में होने वाले सारे कार्य, रीति रिवाज, संस्कार, पूजा, त्यौहार आदि सबका शुभ अशुभ समय का निर्धारण किया जाता है। लास्ट आ जाता है ताजिक। ताजिक किसी एक मनुष्य जातक पर केंद्रित नहीं है। इस ज्योतिष के अनुसार हम किसी भी देश, राज्य, प्रदेश उसके बारे में भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन करते हैं। और प्रिडिक्शन किस तरह की? मीन्स कि वो देश या वो राज्य उस पर्टिकुलर ईयर में या टाइम पर कैसा रहेगा या क्या चांसेस हैं वहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ताजिक ज्योतिष में किसी पर्टिकुलर वर्ष, वर्ष मीन्स पर्टिकुलर साल या ईयर, उसमें किसी भी देश विदेश राज्य के बारे में फलकथन किया जाता है। और ये फलकथन किस तरह का होता है कि उस देश में क्या आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, वहाँ का वेदर कैसा रहेगा, वहाँ पर क्या राजनीतिक समीकरण होंगे, मुख्य घटनाएं क्या हो सकती हैं, वहाँ पे मार्केट की स्थिति कैसी रहेगी। ये सारी चीज़ों का वर्णन हम ताजिक ज्योतिष के आधार पर करते हैं। और यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है वो होती है गोचर। ये सब कुछ गोचर के आधार पर करते हैं। गोचर क्या होता है ये हम आगे जाके देखेंगे और गोचर का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने हो सकता है ये टर्म सुनी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो इसके बेसिस पर मिल जाएंगे, लेकिन उसका डिटेल में भी अध्ययन हम आगे जाके करेंगे। तो इस तरह से हम ज्योतिष के पिलर्स को कंक्लूड कर सकते हैं। ज्योतिष का अन्य विषयों से संबंध।
ज्योतिष भी अन्य विषयों की तरह एक विषय है, बल्कि ये माना गया कि बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि ज्योतिष से ही आगे बढ़े हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे विषय देखेंगे जिनका ज्योतिष से बहुत ज़्यादा संबंध है या समानताएं हैं। जैसे कि गणित। ज्योतिष में ग्रहों की गणना, ग्रहों के बीच की दूरी, ये सारी गणनाएं जो हैं वो गणित के आधार पर की जाती है। और ज्योतिष में गणित के छोटे से छोटे फॉर्मूले से लेकर ट्रिग्नोमेट्री और बीजगणित के बड़े से बड़े फॉर्मूले यूज होते हैं, इसलिए दोनों में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इसके साथ ही अगर हम बात करें खगोल शास्त्र की, तो जैसे खगोल शास्त्र में हम भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रहों और तारों का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष में भी हम ग्रहों और तारों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो जैसे कि विज्ञान में हर एक चीज़ के लिए तर्क होता है, सिद्धांत होते हैं, ज्योतिष में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और तर्क है। ये ज्योतिष पूरा तर्क और सिद्धांतों से भरा हुआ है। भूविज्ञान। ज्योतिष की दो ब्रांच हैं, वास्तुशास्त्र और रत्नों का शास्त्र। जैसे कि भूविज्ञान में हम भौगोलिक रचनाएं और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले तत्वों की अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष में भी वास्तुशास्त्र जो है वो धरातल की संरचना, पर्वत, मैदान, पहाड़, पठार, नदियाँ, घर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, रोड, इन सब के बारे में है। और जो रत्न हैं उनमें हम पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले रत्नों का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो संबंध है वो भूविज्ञान से काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल साइंस की। तो हम जानते हैं कि ज्योतिष के द्वारा जो भी ग्रह हैं उनकी शांति करके या रत्नों के थ्रू हम काफ़ी बीमारियों को सही कर सकते हैं। ये आप आगे जाके देखेंगे कि बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिनका रिलेशन किसी न किसी बीमारी से होता है, और हम ग्रहों की शांति के थ्रू या ग्रहों के अनुसार काम करके वो बीमारियां सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज्योतिष का आयुर्वेद के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है। इवन मैं कहूँगा कि मेडिकल साइंस से भी इसका बहुत ज़्यादा संबंध है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान। आगे जाके हम देखेंगे कि ग्रह किसी भी मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके मन की क्या धारणा है, वो क्या सोच रहा है, कब वो खुश होता है, कब वो दुखी होता है, ये सारी चीज़ें ग्रहों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। इवन चंद्रमा को तो मन का कारक बोलते हैं। तो इस तरह से ज्योतिष का मनोविज्ञान पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। नेक्स्ट, मानव विज्ञान। ज्योतिष के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कोई भी इंसान, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आँखें कैसे होंगी। तो इस तरह से हम मानव के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं ज्योतिष के द्वारा, इवन उसके व्यक्तित्व भी बता सकते हैं। तो इसका मानव विज्ञान से काफ़ी ज़्यादा संबंध है। नेक्स्ट, पुरातत्व विज्ञान। अगर हम देखें, हमने जाना कि ज्योतिष का जो विकास है वो मानव सभ्यताओं के साथ साथ बढ़ा है। और वास्तुशास्त्र में हम देखें तो वहाँ पर हम इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं कि मकान, रोड, ये सब कैसे बनाए जाएं। और हड़प्पा संस्कृति में वास्तुशास्त्र का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अतः ज्योतिष का पुरातत्व विज्ञान से भी बहुत ज़्यादा संबंध है। हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। तो जैसे हमने बताया कि आयुर्वेदिक जो है वो ज्योतिष का ही एक अंग है, और आयुर्वेद में हम विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का और जड़ी बूटियों का अध्ययन करते हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट, इतिहास। तो ज्योतिष के इतिहास के साथ साथ हमें ये पता चला कि हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने ज्योतिष के लिए क्या क्या काम किया या वो किस क्षेत्र में अपना योगदान देते थे। साथ ही साथ हमने ये जाना कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से महान गणितज्ञ हुए हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य। तो ये सब हमें ज्योतिष के इतिहास के साथ ही पता लगा, इसलिए ज्योतिष का और इतिहास का बहुत ज़्यादा संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष आकाश में स्थित ग्रहों और तारों का अध्ययन करना है, अतः ज्योतिष का आकाश और सौरमंडल से बहुत ही गहरा संबंध है। सौरमंडल में सूर्य को तारा माना गया है और माना गया है कि 9 ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य को केंद्र माना गया है। ज्योतिष में भी 9 ग्रह होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ज्योतिष में पृथ्वी को केंद्र माना गया है। ज्योतिष में मानने वाले ग्रह इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनमें राहु और केतु को छाया ग्रह भी कहते हैं। मान्यता यही भी है कि राहु और केतु एक्चुअल कोई ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी और चंद्रमा की ऑर्बिट जहाँ जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उन बिंदुओं को राहु और केतु कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राशियों पर।
आकाश को 360 डिग्री में का माना गया है। यदि इस आकाश को 12 बराबर भागों में डिवाइड किया जाए तो हर एक भाग 30 डिग्री का होगा। यही 30 डिग्री का भाग राशि कहलाता है। अतः ज्योतिष में टोटल 12 राशियां हैं। ये राशियां इस प्रकार है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन सभी को नंबरों से भी दर्शाया सकते हैं, जिसमें मेष का नंबर 1, वृषभ नंबर 2 और मीन नंबर 12 होंगे। इसका डिटेल में अध्ययन हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। अभी के लिए हम बस सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हर एक राशि 30 डिग्री की होती है और ग्रह इन राशियों में भ्रमण करते हैं। तो जब एक ग्रह किसी एक राशि के 30 डिग्री को पार करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है, इसी को हम राशि परिवर्तन कहते हैं। अतः ज्योतिष की टर्म में अगर आप कभी भी सुनेंगे कि एग्जाम्पल के लिए कि सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन से वृषभ राशि में हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सूर्य अब मिथुन राशि के 30 डिग्री को पार करके वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। इस सब का विस्तार से अध्ययन हम आगे भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अतः रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। आगे भी मैं इसी तरह के ज्योतिष पर और भी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपका ज्योतिष का ज्ञान बढ़े और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएँ कि आपके जीवन में होने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी घटनाएँ हैं। अगर उन घटनाओं के प्रति आपको सतर्क होना है तो आप सतर्क भी हो सकते हैं और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहिए, आपकी मैरिज कब होगी, आपको अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसको आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है। यदि आपको ज्योतिष को टॉपिक को लेके कोई भी क्वेरी है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में मैं कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।